हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 के बच्चों के लिए आपकी पाठ का किताब का जो दूसरा पाठ है, आप किताब खोलेंगे आपको दिखेगा दूसरा पाठ पदार्थ की संरचना में अणु। देखिए, पदार्थ की संरचना में अणु जैसा कि नाम है पाठ का, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पदार्थ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पदार्थ क्या है। देखिए, एक शब्द पदार्थ के लिए और यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं द्रव्य। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ द्रव्य, द्रव नहीं है, द्रव्य। तो पदार्थ क्या है, तो सबसे पहले आप पदार्थ के बारे में विचार करें। पदार्थ क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु, आप साथ में लिखते भी जाइएगा, जो स्थान घेरती है, इस स्थान घेरने से मतलब हम उस वस्तु के आयतन की बात कर रहे हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, वह उसे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। तो पदार्थ कहते हैं। आप इसको नोट कीजिए कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है अर्थात आयतन, और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य के गुणधर्म से तात्पर्य उसके गुणों से संबंधित है कि कोई भी पदार्थ जो है उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, पदार्थ कोई भी हो सकता है। आप इस मार्कर को देखिए, इस मार्कर के भी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसमें बहुत छोटे छोटे कण हैं। वो कण हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब ये कण मिल गए हैं तो वो मार्कर बना है। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात, कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ये कण जो है, सपोज कीजिए कि ये कण हैं, तो इस तरह से कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है और इन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि इस रिक्त स्थान के आधार पे पदार्थ की अलग अलग तरह की अवस्थाएं हम देखेंगे, जिसमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इन सब अवस्थाओं की बात करेंगे। तो दूसरा आपने जो है गुणधर्म लिखा कि कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि ये कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप कि इन कणों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। तो इस तरह से ये चार जो है वो पदार्थ या द्रव्य के गुणधर्म हैं। अब देखिए, द्रव्य के प्रकार की अगर हम बात करें कि द्रव्य में उपस्थित अवयव, अवयव का मतलब जिन चीज़ों से मिलके वो द्रव्य बना है, तो उसके आधार पे पदार्थ जो है वो दो तरह का है, या जो द्रव्य है वो दो तरह का है। अभी मैंने आपको बोला कि द्रव्य या पदार्थ एक ही बात है,
इसीलिए यहाँ शुद्ध पदार्थ भी लिख सकता हूँ, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। देखिए शुद्ध द्रव्य जो है उसमें आगे दो प्रकार आ रहे हैं, हालांकि अभी परिभाषा भी लिखेंगे शुद्ध द्रव्य की, कि ऐसा द्रव्य जिसमें उपस्थित घटक या अवयव जो है वो एक ही प्रकार का है तो उसे शुद्ध द्रव्य कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक प्रकार के अवयव से मिलकर वो द्रव्य बना है तो उसको अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। देखिए शुद्ध द्रव्य दो तरह का है, जिसको हम बोल रहे हैं तत्व और यौगिक, और अशुद्ध द्रव्य जो है उसमें हम मिश्रण को ले रहे हैं। आगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो तत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको 8वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो कि तत्व कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद ये यौगिक है, और मिश्रण भी अगर हम आगे देखें क्लासिफिकेशन करेंगे, 2 तरह का मिश्रण हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे समांगी मिश्रण और एक पढ़ेंगे हम विषमांगी मिश्रण। फिलहाल इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। तो शुद्ध द्रव्य आप देखिए 2 तरह का है, तत्व और यौगिक। अलग अलग तत्व और यौगिक के बारे में बात करेंगे, मिश्रण के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा कि द्रव्य में उपस्थित जो अवयव हैं उसके आधार पर जो पदार्थ है 2 तरह का होता है। आपसे शुद्ध द्रव्य के बारे में पूछे तो परिभाषा क्या लिखनी है कि ऐसे पदार्थ जिनमें हाँ तो बच्चों पहले हमने देखा अवयव के आधार पे पदार्थ का विभाजन 2 तरह का था, लेकिन अब हम जो मेन जो है हम देख रहे हैं भौतिक अवस्था के आधार पे विभाजन। तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पे वैसे तो 3 तरह का विभाजन है, लेकिन अगर आपसे एक्चुअल में पूछे कि पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक अवस्था के आधार पर कितनी हैं तो 5 हैं। 5 कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहली है ठोस, सॉलिड, उसके बाद द्रव। देखिए यहाँ पे हम द्रव्य नहीं द्रव शब्द का यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड, और नेक्स्ट है गैस अवस्था यानी कि गैस। देखिए यहाँ पे अवस्था से मतलब फेज़ है, फेज़ यानी कि अवस्था। ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ ठोस, तो यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ मैं, उदाहरण ले तो मैं उदाहरण ले सकता हूँ यहाँ पे बर्फ़ का, द्रव के लिए पानी, और गैस के लिए जो है वाष्प का उदाहरण ले सकते हैं। अब आप एक चीज़ समझते हैं कि बर्फ़ को पानी में बदल सकते हैं, पानी को आगे वाष्प में बदल सकते हैं। उसी तरह से वाष्प को ठंडा करें तो पानी, पानी को और ठंडा करें तो बर्फ़ में बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। आप ये अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो कहाँ से आई अवस्थाएं, तो आप इस बोर्ड को या इस बॉक्स को देखिए, हम इसमें कणों के आधार पे इस चीज़ को समझा रहे हैं। हमने अभी चर्चा क्या की थी कि कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बना है, कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब मैं ठोस अवस्था की बात करता हूँ तो क्या ये कण पास पास में हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कण जो है वो पास पास में सटे हुए हैं। इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो नगण्य है,
नहीं है ऐसा हम नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो होता है, चाहे वो नगण्य ही क्यों ना हो। जैसे ही हम द्रव अवस्था में जाते हैं तो रिक्त स्थान जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो द्रव के कणों में रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा है। उसी तरह से वाष्प की बात करें तो वाष्प के कणों में रिक्त स्थान थोड़ा और ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर है बात? तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के कणों के बीच में आप जो है वो स्पेस देख पा रहे हैं, कितना स्पेस है। तो इसी आधार पे जो है वो इनके बीच के अंदर जो है हम अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर की अगर हम बात करें तो आप इस अंतर को भी देख सकते हैं कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के अंदर जो है वो क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले तो आप ठोस अवस्था के बारे में ये देख लीजिए कि ठोस अवस्था के उदाहरण क्या हैं। तो उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे आपको ठोस अवस्था में। मैंने जो बेसिक उदाहरण लिया जो तीनों में यूज़ हो सकता है, बर्फ़, पानी और वाष्प का। उसके अलावा आपके आसपास ठोस अवस्था कोई धातु का टुकड़ा हो सकता है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, इवन मिट्टी जो है वो भी ठोस अवस्था में ही हम उसको बोलेंगे। जो पाउडर है वो भी ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था जो है वो लिक्विड अमोनिया हो सकती है, पानी हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। तो इस तरह से, और वाष्प अवस्था में वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं वो सारी की सारी गैस अवस्थाएं हैं। अब आपसे इनके जो है वो गुण धर्म पूछ सकता है, तो हम साथ साथ में चर्चा कर रहे हैं कि ठोस अवस्था के गुण धर्म, गैस अवस्था के गुण धर्म और द्रव अवस्था के गुण धर्म क्या क्या रहेंगे। ठोस अवस्था के गुण धर्म में सबसे पहला गुण धर्म जो है, अब इसमें जो है वो लगभग 4-5 तरह के गुण धर्म आप जो है इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है वो गुण धर्म देखिए। तो पहला गुण धर्म जो है हम ये कहेंगे ठोस का जो आकार है और वह आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार भी निश्चित है, कहने का मतलब अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको चाहे इस कमरे के इस कोने में रखो चाहे दूसरे कोने में रखो, वो सेम ही रहने वाला है, उसका आकार नहीं बदलने वाला है। आयतन यानी कि वो जितना स्थान घेर रहा है, चाहे वो यहाँ रखा है चाहे किसी दूसरे कोने में रखा है, तो उसका आयतन भी उतना ही रहेगा। कहने का मतलब ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। उसी तरह से अगर हम गैस की बात करें तो हम कहेंगे कि जो गैस है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, यानी कि आकार भी नहीं है, गैस का कोई आकार नहीं होता। और दूसरी बात आयतन क्या है, तो आयतन अगर आपने एक स्प्रे की बोतल देखी, परफ्यूम की बोतल देखी, उस बोतल का आप आयतन देखें तो लगभग 100-200 ml की वो बोतल है, सारी की सारी गैस उसमें भरी हुई है। लेकिन जैसे उसको स्प्रे करते हैं बाहर निकलती है वो गैस, तो पूरे कमरे में फैल जाती है। कहने का मतलब उसका आयतन पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। कहने का मतलब वो निश्चित नहीं है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। अब बीच की स्थिति है द्रव की। तो द्रव के लिए हम क्या कहेंगे कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जबकि आयतन जो है वो निश्चित होता है। आप इसको प्रॉपर वर्डिंग में लिखेंगे कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है। देखिए आयतन का मतलब क्या, आपने 1 लीटर दूध लिया, उसको बाल्टी में डाल दो, लोटे में डाल दो, जग में डाल दो, वो 1 लीटर ही रहने वाला है, उसका आयतन नहीं बदलने वाला। आकार जरूर बदल जाएगा, लोटे में डालेंगे तो उसका आकार लोटे जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी जैसा हो जाएगा, जग में डालेंगे जग जैसा हो जाएगा। तो आकार बदल जाएगा, आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है। तो ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, जबकि गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। दूसरा हम क्या कहेंगे, ठोस के कणों में, ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान नगण्य है ना, कि आकार देखिए आप चित्र देख पा रहे हैं, आकार कणों के मध्य रिक्त स्थान जो है नगण्य है, जबकि गैस में क्या लिखेंगे कि कणों के मध्य, पूरी भाषा में लिखेंगे कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिकतम बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, तो बीच की स्थिति है, यानी कि ठोस से अधिक
गैस से कम। आप इसको पूरा लिखेंगे कि द्रव के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो ठोस की अपेक्षा अधिक और गैस की अपेक्षा कम होता है। तो देखिए, ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान जो है वो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नगण्य कह सकते हैं। द्रव के अंदर थोड़ा रिक्त स्थान है, जबकि गैस के अंदर रिक्त स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा है। गुणधर्म को आप याद कर लीजिए। द्रव के जो भी गुणधर्म होंगे वो ठोस और गैस के बीच के गुणधर्म होंगे। जैसे तीसरा देखिए, घनत्व जो है वो ठोस में अधिकतम है, क्योंकि कण बहुत पास पास में है, सटे हुए हैं, भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा है इस कारण से हम क्या कहेंगे, घनत्व बहुत अधिक है। गैस में देखिए आप घनत्व न्यूनतम है, जबकि ठोस में और जो द्रव है उसमें ठोस से कम है और गैस से अधिक है। ये घनत्व के बीच। फिर देखिए संपीड्यता यानी कि उसको हम दबा सकते हैं। आप दबाएंगे तब जब बीच में कोई स्पेस होगा, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा होने के कारण संपीड्यता न्यूनतम है। कहने का मतलब हम दबा नहीं सकते। लकड़ी के टुकड़े को कितना दबाएंगे, नहीं दबा सकते। जबकि गैस जो है उसको हम संपीड़ित कर सकते हैं। क्यों संपीड़ित कर सकते हैं? क्योंकि आपने देखा कि सिलेंडर जो है LPG का, उसके अंदर गैस को बिल्कुल ज़्यादा दाब देके और एक छोटे से कैबिन के अंदर भरा जाता है। तो इसका मतलब उस गैस को हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। जबकि बीच की स्थिति है द्रव के लिए, यानी कि संपीड्यता ठोस से अधिक है, यानी ठोस की बजाय द्रव को ज़्यादा दबा सकते हैं, लेकिन गैस से कम है। गैस की बजाय द्रव को कम दबा सकते हैं। नेक्स्ट है अब उच्च अणुक आकर्षण बल। देखिए, आकर्षण बल तब होगा जब कण पास पास में होंगे। कण पास पास में होंगे और पास पास की स्थिति कहाँ पे है? ठोस में। ठोस में कण पास पास में, इस कारण से एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। इस कारण से कणों के बीच में जो है उच्च अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। जब गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, इसलिए आकर्षण कैसा है? न्यूनतम है। और वही बात बीच की स्थिति है, आकर्षण ठोस से कम है और गैस से अधिक है, क्योंकि बीच की स्थिति के कारण। लास्ट है विसरण। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया, विसरण। इस विसरण का मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ का विसरण की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो, अलग से लिख लेना। आपको मैं बोल रहा हूँ, किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। कहने का मतलब, मैंने स्प्रे किया उस कोने में या अगरबत्ती कोने में, तो वो गैस जो है मेरे तक 1-2 सेकंड में ही पहुंच जाएगी। कहने का मतलब गैस बहुत तेज़ी से फैलती है। विसरण को आप सीधा सा मतलब कह सकते हैं फैलना। तो इस तरह से ठोस, द्रव और गैस की जो है हमने गुणधर्म की बात की। विसरण यहाँ पे नगण्य है, द्रव में बीच का है। तो इस तरह से ये तीनों को आप कंपैरिजन कर लें। ये आपकी पहली क्लास थी, इसको नोट कर लेंगे। धन्यवाद।